नमस्कार साथियों, हमने अपने पिछले व्याख्यान में प्रयोगवाद पर चर्चा की थी। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का उद्भव किस तरह से हुआ और उसका मूल लक्ष्य क्या था, कैसे वो प्रतिक्रिया स्वरूप आया, इस पर बात की। अब आज के व्याख्यान में बात करेंगे प्रयोगवाद का विकास किस रूप में हुआ। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में, प्रयोगवाद और छायावाद में क्या अंतर रहा और प्रयोगवाद पर विभिन्न आलोचकों द्वारा, समीक्षकों द्वारा क्या आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, उस पर बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि प्रयोगवाद का विकास कैसे हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि इसके प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय रहे और अज्ञेय ने तार सप्तक में 7 कवियों का संकलन किया और ये विकास का पहला चरण था और इसका प्रकाशन 1943 में हुआ, जिसमें अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, नेमीचंद जैन, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा और भारत भूषण अग्रवाल, ये 7 कवियों की रचनाओं को सम्मिलित किया गया। 7 कवियों की विचारधारा अलग अलग थी, उनकी सोच अलग अलग थी, परंतु 7 ही एक सत्य की राह के अन्वेषी रहे और इनकी रचनाओं को, इनकी कविताओं का संकलन तार सप्तक में किया गया। दूसरा चरण रहा दूसरा सप्तक के रूप में, जो 1951 में प्रकाशित हुआ। इसके अंतर्गत जिन 7 कवियों को और उनकी रचनाओं को संकलित किया गया, वह रहे भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। इस दूसरा सप्तक तक आते आते 1951 तक आते आते धीरे धीरे परिवर्तन आया और जैसे हम देखते हैं छायावाद के समय में छायावादी कविता करते करते निराला की कविता की दिशा बदलती है, पंत की कविता की दिशा बदलती है और वह प्रगतिवाद की ओर, प्रगतिशील कविता की ओर मुड़ते हैं। इसी तरह से प्रयोगवादी जो ये कवि रहे, जो एक विशेष विचार, एक विशेष ढंग से, एक विशेष शिल्प को लेकर के, एक विशेष प्रयोग को लेकर के कविता कर रहे थे, उनमें भी परिवर्तन आता है और अब कविता में वस्तु की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से परिवर्तन होना आरंभ होता है और यहाँ से प्रयोगवादी कविता का पर्यावसान नई कविता में हो जाता है। यहाँ से फिर कविता को आगे नई कविता के नाम से जाना जाता है, जिसमें कलात्मक परिवर्तन भी आया, वस्तुगत परिवर्तन भी आया, विषय भी बदले और जो प्रयोगवाद पर निरंतर आरोप लगाए जाने लग गए थे, उन आरोपों को देखते हुए कवियों ने भी अपनी साहित्य की, अपनी कविता की दिशा बदली और उसके पश्चात कविता 1950-51 के बाद जो कविता है वह नई कविता के नाम से जाने लगी। तो इसलिए कुछ विद्वान ऐसे हैं जो प्रयोगवाद और नई कविता को एक ही मानते हैं और कुछ ये मानते हैं कि प्रयोगवाद भिन्न है और नई कविता भिन्न है। वास्तव में हम देखें तो यही कवि प्रयोगवादी रचना कर रहे थे और यही कवि फिर आगे नई कविता की दिशा की ओर मुड़ते हैं। तो प्रयोगवाद को हम नई कविता का शैशव भी कह सकते हैं, उसका प्रारंभिक रूप भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि प्रयोगवाद का ही पर्यावसान नई कविता के रूप में हो गया। और फिर तीसरे चरण के रूप में तीसरा सप्तक अज्ञेय जी द्वारा संपादित किया जाता है और जो 1959 में प्रकाश में आया। इसमें थे प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव, नारायण साही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इन 7 कवियों का संकलन रहा और ये सभी कवि वही रहे जिन्होंने आगे चल करके नई कविता की ओर मुड़ गए। और इसके पश्चात चौथा सप्तक भी आया जिसका संपादन नामवर सिंह द्वारा किया गया,
पर पहले तीनों तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक, इन तीनों का संपादन अज्ञेय द्वारा किया गया था। और वस्तु और रूप दोनों धरातल पर प्रयोगवाद को समृद्ध बनाने वाले जो कवि विशेष रूप से रहे वे थे धर्मवीर भारती, कनुप्रिया, ठंडा लोहा आदि जिनकी अर्धयुग जिनकी मुख्य रचनाएं थी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, विजय देव नारायण शाही। और प्रयोगवाद को ही प्रतिष्ठित करने में एक और जो भूमिका सप्तकों की और तार सप्तक की रही, वही ही अज्ञेय द्वारा प्रतीक पत्रिका का भी संपादन किया गया और पाटल पत्रिका। इन दोनों का योगदान रहा प्रयोगवादी कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने का। दोनों पत्रिकाओं में प्रयोगवादी कवियों की रचनाओं को, उनकी कविताओं को प्रकाशित किया जाता था ताकि साहित्य जगत में उसे एक विशेष पहचान मिले, उसके ऊपर चर्चा हो। तो प्रतीक और पाटल पत्रिका का भी प्रयोगवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब हम मित्रों बात करते हैं प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, दोनों में अंतर क्या है। दोनों एक दूसरे के समकक्ष पैरेलल चलने वाली धाराएं रहीं। दोनों में मुख्य अंतर क्या रहा उसकी बात देखते हैं। प्रगतिवाद में समाज को प्राधान्यता दी गई, जबकि प्रयोगवाद में वैयक्तिकता प्रधान रही। वहां व्यक्ति सत्य को महत्वपूर्ण माना गया। प्रगतिवादी कविता में जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया, पर प्रयोगवादी कविता में बौद्धिकता की प्रधानता रही। वहां कविता भावुकता से ऊपर उठ करके बौद्धिकता की ओर बढ़ती है। प्रगतिवादी कविता में विषय वस्तु को महत्व दिया गया। वहां शोषित वर्ग, जो पीड़ित वर्ग था, उनकी पीड़ा को, उनके शोषण को, पूंजीपतियों के द्वारा किए गए शोषण को, ये विषय महत्वपूर्ण रहा। पर प्रयोगवादी कविता में वस्तु की अपेक्षा कला को अधिक महत्व दिया गया। नए नए उपमान, नए नए प्रतीक लाए गए, क्योंकि ये स्वयं कहते हैं उपमान, पुराने उपमान मैले हो गए हैं। तो नए नए उपमानों को, नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया गया। कलात्मकता की दृष्टि से नवीन प्रयोग किए गए। तो यहाँ पर वस्तु को उतना महत्व नहीं था, जबकि प्रगतिवादी कविता में कला का पक्ष गौण रहा। वहाँ कविता सपाट बयानी थी, वहाँ कविता में इतिवृत्तात्मकता अधिक हो गई थी, और उसी की प्रतिक्रिया करते हुए प्रयोगवाद में कला को विशेष महत्व दिया गया। प्रगतिवादी कविता एक विचारधारा से प्रभावित रही, मार्क्सवाद की विचारधारा से। साम्यवाद का प्रभाव पूरी कविता पर, सभी कवियों पर दिखाई देता है। और जबकि प्रयोगवादी कविता फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित रही है। वो टी.एस. इलियट के निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत से प्रभावित दिखाई देती है। और प्रयोगवादी कविता भी जबकि पश्चिमी प्रभाव से युक्त है, और प्रगतिवादी कविता भी, पर प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित रहा और प्रयोगवाद मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित रहा। इसी तरह से प्रगतिवाद में शोषित वर्ग एवं पीड़ितों के प्रति एक सहानुभूति का भाव दिखाई देता है, जबकि प्रयोगवादी कविता में स्वयं के जिए हुए यथार्थ का वर्णन है। प्रगतिवादी कवि जब शोषित वर्ग की पीड़ा का वर्णन कर रहे हैं तो वे कृत्रिम है, वे उनका स्वयं का भोगा हुआ यथार्थ नहीं है, वे उनकी अपनी अनुभूति नहीं रही। जबकि प्रयोगवादी कविता कवि का स्वयं का जिया हुआ यथार्थ रहा, तो इसलिए उसमें सत्य था, उसमें सच्चाई थी। प्रगतिवाद यांत्रिकता में बंधा हुआ आंदोलन रहा, जबकि प्रयोगवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विचारधारा के साथ यांत्रिकता का विरोध करता हुआ आगे आया। प्रगतिवाद में मार्क्सवादी विचारधारा पर बल रहा, जबकि प्रयोगवाद में विचारधारा की अपेक्षा अनुभव को अधिक महत्व दिया गया, स्वानुभूति को,
स्वयं के जिए हुए यथार्थ को अधिक महत्व दिया गया। तो ये तो मित्रों अभी हमने बात की प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के अंतर की। अब हम बात करेंगे छायावाद और प्रयोगवाद के अंतर की, क्योंकि प्रयोगवादी कविता छायावाद और प्रगतिवाद इन दोनों की प्रतिक्रिया स्वरूप आई है। तो ऐसे कौन से घटक, ऐसे कौन से तत्व रहे छायावाद में या प्रगतिवाद में जिसकी प्रतिक्रिया हुई और उससे भिन्न प्रयोगवाद किस दिशा में अलग आया। इसीलिए दोनों के अंतर को समझना आवश्यक है। तो अब हम बात कर रहे हैं छायावाद और प्रयोगवाद के मध्य अंतर की। छायावाद में कविता में भावुकता को प्रधानता दी गई, जबकि प्रयोगवादी कविता में बौद्धिकता को प्रधानता दी गई। छायावादी कविता स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण को लेकर के आगे बढ़ी, जबकि प्रयोगवादी कविता मनोविश्लेषणवादी दृष्टिकोण को लेकर आगे आती है। छायावादी कविता में रोमानियत है, अमूर्त कल्पना है, लाक्षणिकता है। इसके विपरीत प्रयोगवादी कविता में यथार्थ है। वहां शैलीगत नए नए प्रयोग हुए हैं, जो आम जीवन में दिन प्रतिदिन के कार्यों में प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं, उनको उपमान रूप में लेकर के आते हैं। यहाँ भाषा जो है वो यथार्थ से जुड़ी हुई है, उसमें लाक्षणिकता नहीं है, उसमें काल्पनिकता नहीं है, उसमें वायवीयता नहीं है। तो इस तरह से ये छायावाद और प्रयोगवाद का अंतर रहा। प्रयोगवाद के समकक्ष ही एक अन्य वाद आया, प्रपद्यवाद, जिसे नकेनवाद भी कहा गया। नकेनवाद नाम क्यों पड़ा? इसमें 3 कवि थे, नरेश मेहता, केसरी कुमार और नलिन विलोचन शर्मा। तो इन तीनों के नामों का पहला पहला अक्षर लेकर के नकेन बना दिया गया। नरेश का न, केसरी कुमार का के और नलिन विलोचन का न। तो ये नकेनवाद बढ़ गया। और इन 3 कवियों ने जो अपनी विचारधारा कविता के माध्यम से प्रस्तुत की, उसे प्रपद्यवाद कहा गया। इसमें उन्होंने 10 सूत्र दिए और ये भी एक तरह से प्रयोगवाद का ही समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। प्रयोगवादी कविता में जो शिल्पगत प्रयोग थे या जो सत्य की बात करते हैं, जिन राहों के अन्वेषण की बात करते हैं, प्रपद्यवाद में भी वही उसी का समर्थन दिखाई पड़ता है। पर दोनों में मूल अंतर क्या है? नकेन प्रयोग को साध्य मानते हैं, जबकि प्रयोगवादी प्रयोग को साध्य न मान करके साधन मानते हैं। यही अंतर है। शेष प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद की कविताओं को देखें तो अंतर समझ में नहीं आता है, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो प्रयोगवादी कविता जब साहित्य जगत में आई, समीक्षकों के समक्ष आई, तो छायावाद की प्रतिक्रिया लेकर के आई, प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया को लेकर के आई। तो जो छायावादी समीक्षक थे, जो प्रगतिवादी कवि थे, प्रगतिवादी आलोचक थे, उन्होंने प्रयोगवादी कविता पर अनेक आक्षेप लगाए, अनेक आरोप लगाए। उनकी कविताओं में जो घोर वैयक्तिकता देखी, जो अति बौद्धिकता देखी, अति यथार्थवादिता देखी और जो शैलीगत नवीन प्रयोग किए गए, इन सब का परिणाम क्या हुआ? कविता में एक दुरूहता, एक क्लिष्टता आ गई। पाठकों को वो कविता उन नवीन प्रयोगों के कारण उनकी समझ से, उनकी रुचि से बाहर हो गई। तो इस घोर वैयक्तिकता पर, अति बौद्धिकता पर, उनकी अति यथार्थवादिता को लेकर के अनेक आरोप लगाए गए। अन्वेषण और प्रयोग शब्दों को लेकर के उड़ चलने वाले कवियों ने नवीनता की झोंक में न जाने कितने छंद लयहीन और अनर्गल कविताओं की सर्जना की। तो उन कविताओं के जो एक वैचित्र्य था, उन कविताओं में जो एक बाहरी चमत्कार था, एक जो कविताओं में लय
ताल नहीं मिल रही थी, जो अनमेल थी, उस पर भी आरोप लगाए गए। तो वस्तु की दृष्टि से और शिल्प की दृष्टि से, कलात्मकता की दृष्टि से इन कविताओं पर अनेक आरोप लगाए गए। इन कवियों को अनेक आक्षेपों का सामना करना पड़ा। तो छायावादी आलोचक रहे, छायावादी कविता के समीक्षक थे नंद दुलारे वाजपेयी, जो प्रयोगवाद पर आक्षेप लगाते हुए कहते हैं कि किसी भी अवस्था में यह प्रयोगों का बाहुल्य वास्तविक साहित्य सृजन का स्थान नहीं ले सकता। कि प्रयोगों के पीछे इतने अधिक पड़ गए हैं, प्रयोग बहुलता इतनी अधिक हो गई है जिससे साहित्य में कृत्रिमता आ गई है। और जो वास्तविक साहित्य सृजन होता है, जो कवि की अंतर अनुभूति से प्रेरित होता है, जो कवि की सहज प्रतिभा से निकल करके आता है, उसका स्थान ये प्रयोगों का बाहुल्य किसी भी अवस्था में नहीं ले सकता। अति बौद्धिकता और नवीनता के एकांतिक आग्रह पर भी आक्षेप करते हुए वे कहते हैं, वह कौन सी नवीनता है जिसके साधारणीकरण में इतना संदेह और अविश्वास है। निश्चय ही साधारणीकरण में विलंब या असामर्थ्य में ही कृतियां उत्पन्न करती हैं जिनकी भावधारा असामाजिक है, लोक रुचि अथवा लोक की आशा आकांक्षा के प्रतिकूल है, इतनी निजी या वैयक्तिक है कि समाज उसकी उपेक्षा करता है, अथवा ऐसी उलझी हुई और रहस्यमयी है कि उस तक पाठक की पहुंच ही नहीं हो पाती। तो प्रयोगवादी कविता में जो इतनी अधिक वैयक्तिकता आ गई, इतनी अधिक बौद्धिकता आ गई, उसके कारण समाज कहीं उपेक्षित हो गया। समाज की उपेक्षा हो गई। कविता में एक कलात्मक चमत्कार दिखाने की प्रवृत्ति अधिक प्रबल हो गई और कविता पाठकों की पहुंच से परे हो गई। तो कविता में एक अरोचकता, नीरसता का भाव जागृत हो गया। तो इसी का विरोध, इसी पर आक्षेप लगाते हुए नंद दुलारे वाजपेयी जी ने ये कहा। इसी तरह से जो प्रयोगवादी कविता में अति बौद्धिकता बढ़ गई, क्योंकि कविता का संबंध रागात्मकता से होता है। कविता में जितनी अधिक रागात्मकता होती है, पाठक उतना ही अपने आप उससे जुड़ा हुआ अनुभव करता है। पर जैसे जैसे कविता भावुकता को, रागात्मकता को छोड़ करके बौद्धिकता की ओर बढ़ने लगती है, कविता में नीरसता आ जाती है, कविता में आत्मीयता का भाव समाप्त हो जाता है, कविता में रागात्मकता खत्म हो जाती है। तो इस अति बौद्धिकता पर आक्षेप करते हुए डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, जहां पूर्ववर्ती कवि बौद्धिकता की अभिव्यक्ति रागात्मकता के माध्यम से करते थे, वहां इन्होंने रागात्मक तत्व के लिए बौद्धिकता को अपनाकर क्रम विपर्यय का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। कि ये नहीं हम कह सकते कि पहली कविता में, चाहे वो छायावादी कविता थी या उससे पूर्व कविता थी, मध्यकालीन कविता थी, उसमें बौद्धिकता नहीं थी। बौद्धिक तत्व था, पर उस बौद्धिकता को भी कवि रागात्मकता के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। परंतु प्रयोगवादी कवियों ने इस क्रम का उलट दिया, क्रम को परिवर्तित कर दिया और रागात्मकता को बौद्धिकता के माध्यम से अभिव्यक्त करने लगे, जिससे कविता दुरूह हो गई, कविता क्लिष्ट हो गई। ऐसे ही प्रयोगवादी कविता की भाषा को लेकर के भी, उसके में प्रयोग किए गए प्रतीकों को लेकर भी आक्षेप लगाए गए। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नगेंद्र प्रयोगवादी कविता की भाषा को लेकर के कहते हैं, इसमें भाषा का सर्वथा वैयक्तिक प्रयोग किया गया है। प्रयोगवादी कवि शब्दों को प्रचलित अर्थ में ग्रहण करना उचित नहीं समझता। वे शब्द के साधारण अर्थ में बड़ा अर्थ भरना चाहता है और इसी प्रयास में वह साधारण अर्थ को भी खो बैठता है। शब्द की
काव्य शास्त्र में 3 शक्तियां मानी गई हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कविता में व्यंजना प्रधान होती है। जितनी कविता व्यंजनात्मक अधिक होती है उतनी ही उसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है, परंतु उसका जो साधारण अर्थ है, जो उसका अभिधा परक अर्थ है, वे समाप्त नहीं हो जाता, वे अपनी अर्थवत्ता को खो नहीं बैठता। पर प्रयोगवादी कविता में जो अभिधा परक अर्थ था, वे अपनी अस्तित्व को, अपनी सत्ता को खो बैठा है, और ये इस कविता की भाषा की सबसे बड़ी कमजोरी है, उसका दोष माना जा सकता है। और हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहासकार डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, वे तो बड़े ही तीखे शब्दों में प्रयोगवाद पर प्रहार करते हैं। वे कहते हैं कि प्रयोगवादी कवि अपनी असामर्थ्य को छिपाने के लिए पाठक से भी नई बुद्धि का काम में लाने की बात कहता है, किंतु पाठकों के दिमाग को अपनी कविता के लिए अनफिट घोषित करके अपने अहम की डुगडुगी बजाते चलना वैसा ही है जैसा कि चीनी के स्थान पर नमक का बोरा लेकर बैठ जाना और फिर प्रत्येक ग्राहक से कहना कि तुम्हारी जिह्वा का स्वाद बिगड़ गया है, अतः किसी नई जिह्वा से इसे चखो। बड़ा तीखा कटाक्ष है, जबरदस्त व्यंग्य किया गया, उपहास उड़ाया गया। रचनाकार रचना पाठक को समक्ष रखते हुए करता है कि पाठक को रुचि को, पाठक की विचारधारा को, युग को देखते हुए वे रचना करता है। पर प्रयोगवादी कविता पाठक को अपनी बुद्धि को परिवर्तित करने की बात करता है, क्योंकि कविता पाठक की पहुंच से परे हो गई। कविता में जिस तरह से नए प्रतीकों का, उपमानों का प्रयोग किया गया, एक नई अर्थवत्ता, एक नई छवि को लेकर के, अर्थ छवि को लेकर के आए, जो सामान्य अभिधा परक अर्थ प्रस्तुत नहीं हो रहा था, तो वो कविता पाठक की सोच से परे हो गई थी। तो उसका दोष प्रयोगवादी कवि अपनी कविता पर ना करके पाठक की बुद्धि पर करता है। तो पाठक से भी नई बुद्धि को काम में लाने की बात कहता है। तो पाठकों के दिमाग को अपनी कविता के लिए अनफिट घोषित करना, इसको गणपति चंद्र गुप्त उनकी अहम मान्यता कहते हैं कि प्रयोगवादी कवि अपने अहम की डुगडुगी बजाते चलता है। तो प्रयोगवादी कविता में जिस तरह से अहम भाव अधिक हो गया था, जिस तरह से वैयक्तिकता अधिक बढ़ गई थी, उसका प्रभाव ये हुआ कि उसे अनेक समीक्षकों का, अनेक आलोचकों की आलोचना का शिकार बनना पड़ा। और यही कारण था प्रयोगवादी कविता उसका समय अधिक नहीं चल पाया और 1950 के बाद इसका पर्यावसान नई कविता में हो गया। कुछ समीक्षकों ने प्रयोगवाद को यूरोपीय साहित्य की जूठन तक कह दिया, क्योंकि पूरा प्रयोगवाद पर पश्चिमी विचारधाराओं का प्रभाव है, उस पर अस्तित्ववाद का, अति यथार्थवाद का, मनोविश्लेषण का वाद का प्रभाव है, टीएस इलियट का प्रभाव है, युंग, एडलर, स्पेंसर, इनका प्रभाव अज्ञेय की कविताओं पर भी दिखाई देता है और उनके समकालीन जो अन्य प्रयोगवादी कवि हैं उन पर भी दिखाई देता है। तो ये यूरोपीय साहित्य की जूठन कह करके, यूरोपीय साहित्य की नकल कह करके आक्षेप लगाया गया, पर ये पूरी तरह पाश्चात्य प्रभाव से निकली नवीन उपज नहीं है, अपितु देश की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक स्थितियों परिस्थितियों से ही अंकुरित हुई है। भले ही उस पर प्रभाव अस्तित्ववाद का है, भले ही उस पर प्रभाव फ्रायड, युंग, एडलर आदि का है, परंतु इसकी जो नींव है, इसकी जो भूमि है, वह हमारे अपने देश की सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियां परिस्थितियां हैं, उसी में ही ये अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित हुई है। तो इस तरह से हम निष्कर्ष रूप में कहें कि प्रयोगवाद ह्रासोन्मुख मध्य वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, जो कहीं
छायावादी कविता में प्रगतिवादी कविता में छूट गया था। यही कारण है कि इस धारा के कवियों ने अपनी कविताओं के द्वारा वही सब कुछ कहने का प्रयास किया जो इन्होंने स्वयं भोगा और अनुभव किया है। तो इसलिए स्वयं के भोगे हुए यथार्थ को प्रस्तुत करना ही इन कवियों का उद्देश्य रहा है और उसमें ये किसी सीमा तक सफल भी हुए। जीवन के कटु और कटुतम, भयंकर से भयंकरतम एवं यथार्थ से अति यथार्थ तक भोगे हुए क्षणों का अंकन प्रयोगवाद में मिलता है। तो इस तरह से प्रयोगवादी कविता भले ही यूरोप से प्रभावित रही है, परंतु उसका जो भूमि है वे यथार्थ है। उसमें कवियों के स्वयं के अनुभव है। उन्होंने जीवन के सत्य को, व्यक्ति के सत्य को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और इस दृष्टि से हम देखें तो प्रयोगवादी कविता का भी हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है, उसकी भी प्रतिष्ठा हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। प्रयोगवादी कविता की मूल प्रवृत्तियां क्या है, इसकी चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।